हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नेक्स्ट वीडियो जिसमें अपने डिस्कस करेंगे कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर गेट 2024 फिजिक्स। ठीक है, गेट 2024 के लिए अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। गेट 2024, ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपरेशन करनी है जो स्पेशली गेट को टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो गेट के एग्जाम में जो स्टूडेंट अपीयर होते हैं वो नेट वाले ही होते हैं, मोस्टली नेट वाले ही होते हैं। बट कुछ परसेंट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीटेक स्टूडेंट भी होते हैं जो सिर्फ गेट पर ही फोकस रखते हैं। और एक बात मैं ये बता दूं कि दोनों की जो प्रिपरेशन है, चाहे अपने नेट की बात करें या गेट की बात करें, दोनों की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम टाइप की ही दोनों की प्रिपरेशन है। बट यहाँ पे मैं कंप्लीट बताऊंगा कि गेट 2024 फिजिक्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, फिजिक्स की अपने बात करेंगे। और काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनका मेन टारगेट गेट एग्ज़ाम है। ठीक है, लगभग हम कह सकते हैं गेट का जो एग्ज़ाम होता है तुम्हारा वो फेब में होता है, फरवरी में होता है। हर साल फरवरी में एग्ज़ाम होता है और अच्छा खासा एग्ज़ाम होता है, काफ़ी अच्छा लेवल होता है एग्ज़ाम का। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, तो गेट 2024 का जो एग्ज़ाम होगा उसके मतलब एग्ज़ाम तक हमारे पास में अभी तक इनफ टाइम है। तो हम कह सकते हैं लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग हम कह सकते हैं 6 महीने हैं हमारे पास में गेट के एग्ज़ाम तक। तो 6 महीने इनफ होते हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। 6 मंथ इनफ है, यदि तुम डेली का इनफ टाइम देते हो तो 6 महीने इनफ है। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फोकस ज़्यादा गेट पे होता है एज कम्पेयर टू नेट। देखो, नेट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, नेट का इंपॉर्टेंस सिर्फ एलएस का है। ठीक है, देखो जेआरएफ तो अलग चीज है कि जेआरएफ हो गया वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसके थ्रू स्कॉलरशिप मिल जाती है। वही सेम स्कॉलरशिप अपने को गेट एग्जाम क्वालिफाई करके पीएचडी एनरोल करने पे मिल जाती है। नेट की ज़्यादा डिमांड इस वजह से रहती है क्योंकि नेट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। और अभी गवर्नमेंट ने जो 2021 में ये कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो पीएचडी रखेंगे, उसको वापस हटा दिया गया है। उसको 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया था, 1 जुलाई 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन ट्विटर से वापस ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो नेट ही रहने वाला है। जो सेम पहले प्रोसीजर चलता था वही रहने वाला है। तो अब जो भी स्टेट, अब देखो जो यूनिवर्सिटीज़ पहले पीएचडी डिमांड करती थी वो तो पीएचडी डिमांड करेगी, एपीआई स्कोर रहता ही हमेशा। पर जिन स्टेट में अभी एपीआई स्कोर नहीं है वहाँ वैसे ही एग्ज़ाम होंगे, डायरेक्ट एग्ज़ाम होंगे, इंटरव्यू होंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, वही प्रोसेस चलने वाला है। तो अपने आप में नेट का एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है क्योंकि नेट, देखो नेट में क्या होता है, नेट के एग्ज़ाम में एलएस, अपने बात करें एलएस प्लस जेआरएफ दोनों मिलते हैं। तो इस वजह से जो एमएससी स्टूडेंट है उनका फोकस ज़्यादा नेट पे रहता है। गेट के अलग एडवांटेज है, नेट के अलग एडवांटेज है। दोनों के थ्रू यदि पीएचडी में जाओगे तो सेम स्कॉलरशिप मिलती है। एलएस में क्या हो जाता है, आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में अपीयर करने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, किसी भी स्टेट का हो। और जेआरएफ में आप एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। पीएचडी तो वैसे ही कर सकते हो बट स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। गेट के कुछ अलग फायदे हैं, गेट का एग्जाम क्यों क्वालिफाई करना चाहिए और गेट के एग्जाम को क्यों टारगेट में रखना चाहिए, इसके कुछ डिफरेंट फायदे हैं, वो मैं सारे बता देता हूं ताकि एक मोटिवेशन रहे भी गेट के लिए भी अच्छी तैयारी करनी है। सबसे पहला है, गेट के थ्रू अपने डायरेक्ट जॉब में जा सकते हैं। गेट के थ्रू डायरेक्ट जॉब का ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे डीआरडीओ, ठीक है, उसमें वैकेंसी एक नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसी आने वाली है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 145 साइंटिस्ट बी। ठीक है, बार्क, ठीक है, ये हर साल एग्जाम होते हैं। ठीक है, मतलब गेट के बेसिस पे बुलाया जाता है, इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। ओएनजीसी, ठीक है, पीएसयूज, ठीक है, बार्क, डीआरडीओ, इसरो, इनमें जॉब निकलती रहती है गेट के बेसिस पर। अदर ऑप्शन क्या है, गेट के बेसिस पर एमटेक कर सकते हो, एमटेक के अलावा पीएचडी में जा सकते हो। तो ये अलग अलग ऑप्शन है गेट के बेसिस पे जो अपियर कर सकते हो। और भी बहुत सारी जॉब्स होती है गेट के बेसिस पे,
ठीक है, टाइम टू टाइम जॉब निकलती रहती है और इस चैनल पे हर एक वैकेंसी जो भी निकलती है उससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। तो फिजिक्स से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, स्पीड 1.5x करके देख लो। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरी जो स्पीड है मैं स्लो ही बोलूँगा, तुम अपनी स्पीड बढ़ा लो ताकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सकता है वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी, क्योंकि मैं डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ, एक ही वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं और डिटेल कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 6 मंथ का टाइम है गेट के लिए। 6 मंथ में गेट की कैसे अच्छी प्रिपरेशन करें, क्योंकि डायरेक्ट जॉब है यार एमएससी के बाद में। अभी एक फिजिक्स तड़का में से भी काफ़ी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से गेट के बेसिस पे जिनका सिलेक्शन हुआ है, तुमने इंटरव्यू देखा होगा बार्क साइंटिस्ट का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। गेट के बेसिस पे उनका बार्क में सिलेक्शन हुआ, फिर बार्क का इंटरव्यू हुआ और डायरेक्ट साइंटिस्ट बी की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। तो 6 मंथ में इसका सिलेबस कैसे कवर करें, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और गेट का फायदा कब है, गेट स्कोर का ज़्यादा फायदा कब है। देखो, गेट में यदि 500 तक रैंक आ जाती है तो अच्छा है। ठीक है, आप इलिजिबल हो पीएचडी के लिए, एमटेक के लिए, ये सब, या इवन 1000 में भी आप इलिजिबल हो। बट गेट की एक अच्छी रैंक कौन सी मानी जाती है, गेट की एक अच्छी रैंक मानी जाती है आपकी 150 से नीचे, क्योंकि बार्क में 150 से नीचे बुला लिया जाता है। हाँ, और वैसे जो टॉप रैंक मानी जाती है वो अंडर 100 मानी जाती है। यदि आपकी 100 लोगों के बीच में हो, टॉप 100 में हो, तो आपको गेट के बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। ठीक है, गेट में रैंक अलग अलग होती है, बट कितनी रैंक वो अलग अलग, हर मतलब कोई भी एग्जाम निकलेगा उसके बेसिस पे अलग अलग उसकी क्या क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे गेट की कितनी रैंक तक बुलाया जाता है, वो अलग अलग हर एक साल अलग अलग होता है। ठीक है, तो मान के चलो अंडर 100, जो टॉप 100 है वो एक अच्छी रैंक मानी जाती है गेट की। तो टॉप 100 रैंक लाने के लिए हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा। गेट का जो एग्जाम होता है, गेट का जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो 100 मार्क्स में से हमें स्कोर करना होगा 55 टू 60 मार्क्स। ठीक है, अंडर 100 रैंक लाने के लिए यदि पेपर का लेवल यदि एवरेज आता है, यदि पेपर डिफिकल्ट आता है तो कई बार 45 से 50 में भी हमारी 100 रैंक आ जाती है। पेपर एवरेज रहता है तो 50 टू 55, या थोड़ा टफ रहता है तो 55 टू 60। तो मैंने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं 55 टू 60 टारगेट हमें करना पड़ेगा अंडर 100 रैंक लाने के लिए। 100 के अंदर रैंक लाने के लिए हमें इतना स्कोर करना पड़ेगा। और गेट का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, तो 100 में से 55 या 60 मार्क्स लाने के लिए हमें सिलेबस जो कवर करना पड़ेगा, 100 मार्क्स का पेपर है, कोई चॉइस नहीं मिलती है इसमें। जैसे नेट में हमें चॉइस मिलती है, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इतने छोड़ सकते हो, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। तो 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स, यदि 55 मार्क्स भी अपने मान के चलें, 55% भी मान के चलें, तो हमें आराम से 80 से 90% सिलेबस हमारा कवर करना होगा। 80 से 90% सिलेबस कवर करेंगे तब जाके अपने इतना स्कोर कर पाएंगे। और सिलेबस की अपने बात करें, इसके पेपर पैटर्न की बात करें, सबसे पहले तो एक काम सभी आप लोग करोगे जो सीरियस हो गेट एग्जाम के लिए, सबसे पहला काम यही करना है कि सिलेबस का तुम्हारे पास में प्रिंट होना चाहिए, जो भी सिलेबस है। क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि क्या फ़ोन में रखा तो है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं, ये चीज़ें ज़रूरी है। सिलेबस अपने पास में हार्ड कॉपी में होना चाहिए। तो सिलेबस का सबसे पहले प्रिंट निकालना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंट निकाल के उसको एनालिसिस करना है कि कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़े हैं, कौन कौन से टॉपिक मुझे आते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, कभी एमएससी में पढ़े ही नहीं। यदि एमएससी चल रही है तो अभी कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़ लिए हैं, अभी कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़े हैं, कौन कौन से पेपर है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ या सेकंड सेमेस्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए उसका। पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें पेपर पैटर्न की अपने बात करें गेट की, तो पेपर पैटर्न में देखो, जो गेट का एग्जाम होगा सभी को पता ही है। ठीक है, फिर भी मेरा फर्ज है बताना। ठीक है, सभी को पता है और सभी पढ़े लिखे हैं।
आप लोगों को पता है कि कहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ऐसे पेपर पैटर्न मिल जाएगा, एक क्लिक करना है, एक टाइप करके जस्ट क्लिक करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। फिर भी मेरा कर्तव्य है कि इस चीज़ को मैं बताऊं कंप्लीट। पेपर पैटर्न की बात करें तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, एक होगा जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा होगा यहाँ पे फिजिक्स। जनरल एप्टीट्यूड जो पोर्शन होगा वो तुम्हारा 15 मार्क्स का होगा और एप्टीट्यूड पोर्शन होगा वो तुम्हारा 85 मार्क्स का होगा। इसमें तुम्हारे 10 क्वेश्चन होंगे 1.5 नंबर के, सॉरी 5 क्वेश्चन दो होंगे, 5 क्वेश्चन एक एक के, कुछ इस टाइप से होगा, मतलब टोटल 15 मार्क्स का होगा और ये 85 मार्क्स का होगा। जनरल एप्टीट्यूड भी तुम्हें अलग से प्रिपरेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, 15 से 20 दिन तुम्हें जनरल एप्टीट्यूड को देने पड़ेंगे। एक सेकेंड रुको, क्या हो गया? एक सेकेंड रुको भाई। इसको क्या हो गया, ये हैंग कैसे हो गया ये? जनरल एप्टीट्यूड तुम्हारा, तो जनरल एप्टीट्यूड को तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि एक अच्छी रैंक लेके आनी है, देखो क्वालिफाई करना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाई तो आपका 30 नंबर पे भी हो जाएगा, बट एक अच्छी रैंक लेके आनी है ना, तो जनरल एप्टीट्यूड को भी बहुत अच्छा टाइम देना पड़ेगा। बिना जनरल एप्टीट्यूड के तुम एक्सपेक्ट मत करना कि तुम टॉप में आ जाओगे। तो जनरल एप्टीट्यूड इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको लगभग आप दे सकते हो 20 से 25 दिन या 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन दे सकते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो 20 से 25 दिन। उसमें क्या करना है, जो जो टॉपिक मेंशन है वो टॉपिक पढ़ने हैं, उनके सिर्फ PYQ क्वेश्चन सोल्व करने हैं, दैट इनफ। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, 20 से 25 दिन। ठीक है, अब तुम वीकली दे रहे हो, कभी भी दे लो, बाद में कर लेना, पहले कर लेना, वो आपके ऊपर है, कभी भी कर सकते हो, बट टाइम देना है इसको, ऐसे ना हो कि बिना छोड़ के चले जाओ। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स देखो मेजर पोर्शन फिजिक्स का ही है। अब इसमें एग्जाम की बात करें तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, MCQ, MSQ, NAT। पहले ये क्वेश्चन नहीं आते थे MSQ, बट अब इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। MCQ जो लगभग आता है आपका, लगभग 20 क्वेश्चन MCQ होते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन नहीं होते, 20 से ज़्यादा होते हैं टोटल। यहाँ पे हमारे पास में 10 क्वेश्चन होंगे और 55 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। यहाँ 10 क्वेश्चन होंगे टोटल और यहाँ 55 क्वेश्चन होंगे, टोटल 55 क्वेश्चन, तो टोटल 65 क्वेश्चन होंगे। तो 65 क्वेश्चन में लगभग 40 नंबर का ये कंटेन करता है, लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। कुछ क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं। वो फिक्स नहीं होता भाई कितने 2-2 नंबर के होंगे, कितने 1-1 नंबर के होंगे, वो उन पे ही डिपेंड करता है और चेंज हो सकता है वो। तो 25 क्वेश्चन लगभग 40 नंबर के, और इन दोनों के लगभग मान लो 30 क्वेश्चन होते हैं और वो तुम्हारे 45 नंबर के होते हैं। तो फिजिक्स में ये समझ लो, फिजिक्स का लगभग 45%, 85 का 45%, फिजिक्स लगभग 85 नंबर की आएगी। तो 85 में से 45% मतलब 40 नंबर, 85 में से 40 नंबर का जो पेपर होगा वो MCQ होगा। MCQ मतलब एक आंसर सिलेक्ट करना होगा। ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें, MCQ में एक करेक्ट आंसर होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। चाहे 2 नंबर का हो तो 0.66, 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। ये 2 सेक्शन जो है इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी 45 नंबर में। बट यहाँ पे स्कोर करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ स्कोर करना ईजी होता है। यहाँ पे भी स्कोर करते हैं बट ये पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। NAT में एग्जैक्ट आंसर निकालना होता है, बट कुछ क्वेश्चंस में निकल जाता है इजीली। MSQ में हमें ओवरऑल नॉलेज होनी जरूरी है, टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। तो यहाँ देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, बट फिर भी ये पोर्शन थोड़ा सा टफ होता है, स्कोर करना थोड़ा सा टफ होता है। तो इस पोर्शन के लिए तो ओवरऑल मान के चलिए ना, गेट का देखो, गेट के क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता नेट के कंपेयर की बात करें। बट जो पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस टाइप से है कि पेपर का लेवल ऑटोमेटिकली एक एवरेज से अबव हो जाता है। ठीक, इतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता क्योंकि इस पोर्शन की वजह से। ठीक है, तो ये मत मान के चलना कि गेट के इजी क्वेश्चन तुमने देख लिए, ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन तो अरे बहुत इजी है, गेट के PYQ देख लिए और तुम्हें इजी लग गए। तो इजी लगने का मतलब ये नहीं है कि आराम से तुम्हारा गेट क्वालिफाई हो जाएगा, तुम्हें इस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा और इसके हिसाब से तुम्हें टेस्ट भी देने पड़ेंगे।
टेस्ट सीरीज अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट नेट के एग्जाम में टेस्ट ना दो तो भी काम चलेगा, बट गेट के एग्जाम से पहले तुम्हें 4 या 5 फुल लेंथ जरूर देने हैं। उसी से ही तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, उसी से ही तुम्हारी परफॉर्मेंस आएगी, उसी से ही तुम्हें पता लगेगा भाई किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, किस पोर्शन को कितना टाइम नहीं देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे मस्ट है, वो आप अटेम्प्ट कर लेना दिसंबर जनवरी में। ठीक है, लॉन्च कर देंगे टेस्ट सीरीज। पिछली बार भी लॉन्च की थी गेट की टेस्ट सीरीज, इस बार भी गेट की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। तब तक आप एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, तो फिजिक्स में ये कंप्लीट पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें से आपको 85 और +15 में से आपको लगभग ये मान लो 55 से 60 नंबर स्कोर करना है, इतना टारगेट होना चाहिए। तो तैयारी करने से सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट निकालो, डाउनलोड करो। गेट का जो सिलेबस है वो नेट से थोड़ा सा कम है, कुछ टॉपिक नेट में एक्स्ट्रा है, गेट में इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है। अच्छा सिलेबस है गेट का, फालतू चीज़ें नहीं दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मेंशन की गई है। तो वो चीज़ें तो टॉपिक के अकॉर्डिंग, यदि सिर्फ गेट पे फोकस कर रहे हो तो टॉपिक के अकॉर्डिंग, नेट गेट दोनों पे फोकस है तो नेट का सिलेबस करो, गेट का उठाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद में बात करें सब्जेक्ट की, बात करें, देखो सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। एक सेकेंड रुको, सब्जेक्ट की अपने बात करें, देखो सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड का तो वो कुछ नहीं है, सिंपल जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी। जनरल एप्टीट्यूड का एक अलग चैनल अपना एप्टीट्यूड तड़का नाम से एक अलग चैनल है, उस चैनल पे विजिट करके जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी अवेलेबल है CSIR नेट प्लस गेट की। इसके बाद में अपने बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स की बात करें तो देखो इसमें 4 तो मेजर सब्जेक्ट है, MP, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड हमारे पास में नेक्स्ट है MP, CM और EMT। ये 4 तो मेजर सब्जेक्ट है। फिर हमारे पास में न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, थर्मो एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड, ये हमारे पास में सब्जेक्ट है। MP की बात करें, देखो MP और CM ये जो दोनों हैं, इसमें लगभग तुम्हारे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के भी हो सकते हैं। और EMT और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे 9 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 10-10 और 8-8, तो इतने क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 4 पेपर से। टोटल क्वेश्चन कितने हैं फिजिक्स में? 55 में से इतने क्वेश्चन 9-9 18, मान लो 20 और लगभग ये मान के चलो, लगभग हम कह सकते हैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन आराम से एवरेज 30 क्वेश्चन मान के चल सकते हो, और 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तुम्हारे। तो मेजर पोर्शन इसका रहता है और यही सिलेक्शन करवाते हैं, इन्हें स्किप नहीं कर सकते मेजर सब्जेक्ट को। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें लगभग 4-5 क्वेश्चन इन सभी में से पूछ लिए जाते हैं, तो लगभग 25 क्वेश्चन इनमें मान सकते हो। ठीक है, यही रेशियो रहता है, इन जनरल यही रेशियो रहता है। ठीक है, इसी रेशियो में पूछे जाते हैं। तो MP, CM, क्वांटम, EMT मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्वांटम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। 9-9 10-10 क्वेश्चन, कई बार 11-11 12-12 क्वेश्चन भी कर देते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, इन पेपर में न्यूक्लियर फिजिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, इन पेपर में ये चारों, इन पेपर में क्वांटम, EMT, इस पेपर में न्यूक्लियर फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम टेकिंग नहीं है। ठीक है, इस पोर्शन को कवर करने में आपको लगभग टोटल प्रिपरेशन का, टोटल फिजिक्स मान लो आपकी 6 मंथ में कवर होगी, तो 6 मंथ में से 4 मंथ इनमें मान के चलो, 4 महीने इनको कवर करने में लग जाएगा और 2 महीने इनको कवर करने में लग जाएगा, 2 मंथ, क्योंकि ये 10-10 दिन के हैं। 10 दिन इसमें लगते हैं, 10 दिन इसमें लगते हैं, 10 दिन इसमें लगते हैं। ठीक है, लगभग 10-15 दिन इसमें लग जाते हैं, 15 भी नहीं लगते इलेक्ट्रॉनिक, 15 दिन सॉलिड के मान के चल लो। ठीक है, तो लगभग हम मान सकते हैं कि 2 महीने इनमें लगते हैं, और इसमें लगभग 1-1 महीना, 1.5 महीना भी, किसी सब्जेक्ट में 1.5 महीना भी चला जाता है, तो 1 महीना इसमें लग जाएगा, 1 महीना आराम से इसमें, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना इसमें थोड़ा कम मान सकते हो कि क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसका जो पोर्शन है वो कम होता है, तो 1-1 महीना इनमें मान लो, और 15-15 दिन, 10-10 दिन इनमें मान सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास में लगभग हम कह सकते हैं 6 महीने में तुम इतना कवर कर पाओगे, इतना यदि 1-1 महीने में तुम कवर करोगे तो।
ठीक है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे बता दी। तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करोगे, उसको तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब इसके लिए रेफरेंस बुक देखो, प्रिपरेशन देखो, दो टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हो। यदि कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली तो डायरेक्ट कोर्स की तरफ जा सकते हो। ठीक है, फिजिक्स तड़का का कोर्स अवेलेबल है, अल्फा बैच 6 मंथ, अल्फा बैच, ठीक है, 06 मंथ का है। 6 मंथ मतलब इसकी जो वैलिडिटी है वो गेट के एग्ज़ाम तक रहेगी, टिल गेट एग्ज़ाम। और यदि कोई बाद में लेट ज्वाइन करता है, मान लो उसने गेट के एग्ज़ाम से जस्ट 4 महीने या 3 महीने पहले ज्वाइन किया, तो वैलिडिटी फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग 6 मंथ होगी। और कोई अभी ज्वाइन करता है तो टिल गेट एग्जामिनेशन तक वैलिडिटी रहेगी, टेस्ट सीरीज सब कुछ। फीस वगैरह देखनी है, 12 मंथ का भी कोर्स अवेलेबल है, फीस वगैरह इसकी देखनी है तो वेबसाइट पे विजिट कर लो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक हमारे पास में तरीका है प्रिपरेशन करने का 6 मंथ में, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस तुम्हें सिलेबस इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, अभी ईएमटी और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है, एमपी और इलेक्ट्रॉनिक्स अब चल रहा है। एमपी चलेगा, अब एमपी स्टार्ट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट एनालिसिस चल रहा है और एमपी कवर हो जाएगा। एमपी स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में। ईएमटी एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है। न्यूक्लियर पार्टिकल तो कंप्लीट है, ईएमटी में 1-2 टॉपिक रह रहे हैं बस, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो 12 मंथ का भी कोर्स है, अवेलेबल है। इसके अलावा तुम सेल्फ प्रिपरेशन पे भी जा सकते हो, अब वो तुम्हारी चॉइस है। यदि फाइनेंशियली इशू है, वैसे तो मैंने फीस बहुत ज़्यादा कम रखी है, आप कंपेयर करोगे तो बहुत कम फीस रखी है मैंने, सब कुछ इंक्लूड करके जीएसटी वगैरह। फिर भी अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ ही करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन पे भी जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बुक्स फॉलो करनी होगी। और यदि आप एमएससी स्टूडेंट हो, एमएससी, अब देखो इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक वो स्टूडेंट होंगे जो एमएससी के स्टूडेंट होंगे, एक वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एमएससी किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। जिनको एमएससी किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, या कोई कोई जॉब में है, किसी गवर्नमेंट जॉब में है, वेल सेटल्ड है, ठीक है, फिर तो आपको वो नेट की ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्स ले सकते हो, क्योंकि इनफ टाइम नहीं मिलता सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। और जो एमएससी कर रहे हैं, जो मान लो फर्स्ट ईयर जिन्होंने कंप्लीट कर ली है, मोस्टली जिन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली एमएससी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एमएससी जो प्रीवियस होती है, एमएससी प्रीवियस का जो सिलेबस होता है वो मोस्टली 50% सिलेबस इनमें से कवर हो जाता है। एमएससी प्रीवियस का सिलेबस 50% कवर्ड, ठीक है, इन दिस पोर्शन 50% जो सिलेबस है एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट ईयर का, वो यहाँ कवर हो जाता है। तो जिन्होंने एमएससी प्रीवियस कर ली है वो सेल्फ प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हैं, सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं। जिनका एमएससी फाइनल हो चुका है, इनफ टाइम है, उनके पास में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हैं सेल्फ प्रिपेयर। लेकिन जिनको बहुत जल्दी करना है, बहुत कम टाइम में करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही करना है, या बहुत सारी चीज़ें जल्दी करना चाहते हैं, तो वो कोर्स की तरफ जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ तुम्हें कोचिंग की तरफ ही जाना चाहिए, सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हो, क्योंकि अब ये हो चुका है। देखो देखो, यदि मैं ऑनेस्टली कहूँ, यदि मैं आज के टाइम में इस टाइम पे प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं तो डेफिनेटली कोचिंग से ही करता, क्योंकि हाँ यदि मैं अफोर्ड कर सकता था तो मैं डेफिनेटली कोचिंग से ही करता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो चुकी है। अब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा, हर चीज़ बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो चुकी है, हर घर में हर एक के मोबाइल में एक्सेसिबल हो चुकी है, और बहुत कम प्राइस पे हो चुकी है सारी चीज़ें। तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ चुका है। तो यदि हमें बहुत कम टाइम में सारी चीज़ें करनी और लोगों से आगे रहना है तो सेम चीज़ें फॉलो हमें भी करनी ही पड़ेगी। अब वो वाला टाइम नहीं है 5-6 साल पहले वाला टाइम कि सेल्फ कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो हो गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारा कंपटीशन किस वजह से बढ़ा है? कोरोना की वजह से, क्योंकि जब से कोरोना आया तब से लोगों ने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। गांव गांव में हर जगह हर कोई नेट की प्रिपरेशन, गेट की प्रिपरेशन कर रहा है और इस तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो लोग हायर स्टडीज़ को प्रेफर करने लग गए हैं, काफ़ी हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कंपटीशन काफ़ी है। और एक लोकल यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो भी एक नेट की तैयारी के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट कर रहा है।
ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कंपटीशन काफ़ी है, तो कम समय में करना है तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन, और सेल्फ प्रिपरेशन से भी इजीली टारगेट अचीव किया जा सकता है। ठीक है, मैंने खुद सेल्फ प्रिपरेशन से ही किया, हाँ, बट मैंने बीएससी में आईआईटी जैम के लिए एफर्ट दिए थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन काम आई थी मेरी नेट और इसमें गेट के एग्जामिनेशन में, बट सेल्फ प्रिपरेशन से ही किया था। बुक और एमएससी, इसमें मैं बुक्स की बात करूं तो एमएससी प्रीवियस वाले जिनने जो एमएससी स्टार्ट कर रहे हैं, देखो जो एमएससी स्टार्ट कर रहे हैं वो कोर्स की तरफ जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि उनका एमएससी वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, साथ साथ में उनका नेटवर्क गेट वाला भी पोर्शन कवर हो जाएगा। जो एमएससी प्रीवियस ईयर में है वो देखो चांस लेना चाहें तो ले सकते हैं सेल्फ प्रिपरेशन करके, यदि उन्होंने एमएससी ठीक ठाक पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है, तो दोबारा टॉपिक रिवाइज करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके किया जा सकता है। ठीक है, और जो कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं वो फिर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना, उन्हें जस्ट कोर्स फॉलो करना है। अब जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो बुक फॉलो कर सकते हैं। देखो कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है। सबसे पहले तो सिंगल बुक ही रखनी है हर एक सब्जेक्ट की, बहुत ज़्यादा बुक के चक्रों में नहीं पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं, मैं बता देता हूं, एमपी की बात करें सिर्फ एक ही बुक है, एच के दास ही फॉलो करनी है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं फॉलो करना। कोई टॉपिक नहीं मिल रहा तुम्हें तो उसको डायरेक्ट वीडियो से देख लो, कोई टॉपिक बुक में नहीं समझ आ रहा तो डायरेक्ट वीडियो से देख लो। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो अवेलेबल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए ही वीडियो को यूज करो। ठीक है, वीडियो का यूज ओनली कॉन्सेप्ट समझने के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद में तुम्हें जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, उसके लिए तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो करो बस, कॉन्सेप्ट समझो। मान लो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स वैसे तो कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, बुक में से ही समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता बुक से तो वीडियो में से देखो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आता, मान लो तुम्हें एमपी में मैट्रिक्स में तुम्हें कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स नहीं समझ में आ रही, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही, तो उसको यूट्यूब पे सर्च कर लो और उसको देख लो, उसको क्लियर कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बस यही काम करना है। सीएम की बात करें, जेसी उपाध्याय, ठीक है, एमपी की एच के दास, सीएम की जेसी उपाध्याय, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपको फॉलो करनी है जेटली। ठीक है, अब एक मेरे पास में स्टूडेंट का फोन आया था, सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, जेटली, कुछ लोग कह रहे हैं जेटली फॉलो करो, कुछ लोग कह रहे हैं ग्रिफिथ फॉलो करो, कौन सी फॉलो करें? एग्जाम के लिए जेटली फॉलो करो, इंटरव्यू के लिए ग्रिफिथ फॉलो कर लेना, इंटरव्यू बाद में होगा, अभी कोई इंटरव्यू नहीं है तो ओनली जेटली। ठीक है, प्लस क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, नेट के, गेट के, जस्ट के, तीनों के पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ग्रिफिथ, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ग्रिफिथ से यदि तुम्हें टाइम लग रहा है, यदि तुम्हें ग्रिफिथ पढ़ते हुए टाइम लग रहा है, यदि पढ़ी है ग्रिफिथ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले यदि पढ़ी है, पहले नहीं पढ़ी ग्रिफिथ तो ग्रिफिथ पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए तुम, मेरे लेक्चर अपलोडेड है फिजिक्स तड़का यूट्यूब चैनल पे, 60-65 लेक्चर अपलोडेड है, पहले मैंने रिकॉर्ड किए थे। थ्योरी तुम्हारी सारी वहाँ से क्लियर हो जाएगी, एक दो टॉपिक को छोड़ के, रेडिएशन और उन टॉपिक को छोड़ के तुम्हारी सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो वो फॉलो कर सकते हो। और इसमें मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाई की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एचसी वर्मा के कुछ 11वीं-12वीं की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और रेडिएशन पार्ट में जितने पीवाई क्यू है वही प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है तुम्हें। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स में देखो बहुत सारी अलग अलग बुक्स है, एस एन घोषाल भी है, डीसी तायल भी है, और तुम्हारी एस बी पटेल भी है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए मैं तो यही कहूँगा, देखो बुक के चक्कर में ना पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स की मैंने पूरी वीडियोस अपलोड कर रखी है, काफ़ी वीडियोस, न्यूक्लियर में नहीं पार्टिकल मैंने पूरा अपलोड करके है, न्यूक्लियर पूरा नहीं, न्यूक्लियर में इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने अपलोड करके है। बट न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए तुम्हें बुक से ज़्यादा है, तुम्हें कोई अच्छे नोट्स मिलते हैं नेट जेआरएफ के पुराने। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप भरा पड़ा है नोट से। ठीक है, टेलीग्राम, इतने टेलीग्राम चैनल है, तुम सर्च करने बैठोगे तो इतने नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम से कोई भी सेल्फ प्रिपरेशन जो करें, टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करो। ठीक है, उन नोट्स को, उन्हीं नोट्स को पढ़ो अच्छे से। ठीक, उनको पढ़ो, कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो न्यूक्लियर है, इसके लिए बुक यार, क्योंकि बुक इसमें बहुत ज़्यादा तुम्हें ना वाइड चीज़ें मिलेगी बुक में, काम की नहीं होगी काफ़ी चीज़ें। ठीक है, तो वो उनको ज़्यादा टाइम, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स 10 दिन का है और तुम लगा दोगे 1 महीना बुक से, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स को बुक से नहीं करना।
ठीक है, नोट से करो ज़्यादा अच्छा है। और बुक फॉलो करनी है तो एक सिंपल सी बुक है एस बी पटेल, जिसकी लैंग्वेज ईजी है, वो फॉलो कर सकते हो। बस उसमें भी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, क्योंकि अब न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने भी पढ़ा है ना, मैंने भी 3-4 बुक का कॉम्बिनेशन पढ़ा है, ऐसे नहीं कि एक ही बुक से सारे टॉपिक पढ़ा दिए। मैंने एस बी पटेल भी फॉलो की है, न्यूक्लियर रिएक्शन अल्फा बीटा गामा डीके के लिए। डीसी तायल से भी मैंने शेल मॉडल वगैरह ये सारे टॉपिक डीसी तायल से, जैसे शेल मॉडल और ये कलेक्टिव मॉडल, ये सारी चीज़ें। क्रेन भी मैंने फॉलो की है, ठीक है। तो हर एक बुक को फॉलो किया है, और जो टॉपिक किसी बुक में अच्छा है उसको उस बुक से उठा लिया, किसी और बुक में अच्छा है उसको उस बुक से उठा लिया, तो उस टाइप से चीज़ें की गई है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ इसके लिए पर्टिकुलरली बुक मत फॉलो करना मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी नोट्स फॉलो कर लेना। और पीवाईक्यू एएमपी के लिए एक ही बुक है राजकुमार, फॉलो करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, बुक के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए बात करें, थर्मोडायनेमिक्स के लिए जो तुम्हारी गर्ग बंसल घोष, गर्ग बंसल घोष हो, या कोई भी तुम्हारे पास में बीएससी की बुक हो, कोई भी बीएससी की बुक या गर्ग बंसल घोष, गर्ग बंसल घोष पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई भी तुम्हारे पास में बीएससी की बुक हो जो तुमने बीएससी में पढ़ी है, राजस्थान में सीबीएच चलती है तो सीबीएच भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थर्मोडायनेमिक्स के स्पेशली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एचसी वर्मा फॉलो कर सकते हो। एचसी वर्मा में तुम्हें अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। या तुम ये कर सकते हो, आईआईटी जैम का तुम्हें कंटेंट मिल जाए ना थर्मो का, ओनली थर्मोडायनेमिक्स, आईआईटी जैम का कंटेंट कोई भी फॉलो। संवेदना पब्लिकेशन है एक, आईआईटी जैम की बुक्स आती है संवेदना पब्लिकेशन, लिख देता हूँ, मैंने भी वो पढ़ी हुई है, और अच्छी बुक्स, क्वेश्चन का कंटेंट, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है उनमें। संवेदना पब्लिकेशन ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन की है, एक आईआईटी जैम की कोचिंग है दिल्ली में, ठीक है, संवेदना पब्लिकेशन, ठीक है। उन्होंने काफ़ी अच्छी उनकी बुक्स मैंने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ी हुई है, और काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो संवेदना पब्लिकेशन थर्मोडायनेमिक्स वहाँ से तुम फॉलो कर सकते हो। संवेदना पब्लिकेशन ऑनलाइन अमेजन पे भी तुम्हें अवेलेबल हो जाएगी, 300-400 रुपये की बुक आएगी, वो थर्मोडायनेमिक्स की मंगा लेना, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और उसमें थ्योरी भी मिल जाएगी तुम्हें अच्छी, ठीक है। थ्योरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ठीक ठाक थ्योरी मिल जाएगी। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए यार देखो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए वैसे तो पाथरिया अच्छी बुक है, पर पाथरिया में इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं लिखा हुआ, बट देखो फॉलो पाथरिया ही करते हैं, पाथरिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए। बाकी देखो यार, तुम सत्यप्रकाश भी फॉलो कर सकते हो, कुछ टॉपिक सत्यप्रकाश से, कुछ टॉपिक पाथरिया से, ठीक है। और बाकी इसमें गेट नेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रखना, मैथमेटिकली ही चीज़ों को लेके चलना, बहुत ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं है। हर एक टॉपिक के अंदर की एंसेंबल क्या होता है, कैसे आया एंसेंबल, एवरेज क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो पहले क्वेश्चन देखना है इसके, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, ठीक है। तो पाथरिया सत्यप्रकाश, दो बुक है, पाथरिया एंड सत्यप्रकाश। पाथरिया में से तुम्हारे एंसेंबल वगैरह वो सारे मिल जाएंगे, और तुम्हारा सत्यप्रकाश में जो तुम्हारा बाद का सेक्शन है, बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स, फर्मी डिराक, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे तुम्हें इसमें सत्यप्रकाश में मिल जाएंगे। सत्यप्रकाश एंड पाथरिया नोट कर लो इनको, साथ साथ में मैं बोल रहा हूँ, सत्यप्रकाश एंड पाथरिया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और पीवाईक्यू क्वेश्चन गेट के, नेट के, जस्ट के भी आते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जस्ट के क्वेश्चन भी करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तुम्हें कोई भी इंजीनियरिंग की, कोई भी बीटेक वालों की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक फॉलो कर सकते हो, किसी भी टाइप की। या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तुम गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पेपर होते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, जो जो तुम्हारे टॉपिक मेंशन है उन टॉपिक को सर्च करके, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो क्या करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जस्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट है, जैसे मान लो टॉपिक है तुम्हारा जीना डायोड, इलेक्ट्रॉनिक्स की तुम्हें फिजिक्स की बहुत अच्छी कहीं बुक नहीं मिलेगी। फिजिक्स में देखो, या तो वीके मेहता है, वीके मेहता कवर कर लो, वीके मेहता अच्छी बुक है, ऐसे नहीं कि वीके मेहता अच्छी नहीं है, वीके मेहता पढ़ सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, और वीके मेहता से इलेक्ट्रॉनिक्स कवर कर सकते हो। पर सारे टॉपिक, कुछ कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे, तो वीके मेहता वन ऑफ द बेस्ट बुक इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो इजीली समझ में आ जाएगी और सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैंने भी इसी में से पढ़ाया है नेट के लिए। और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे अलग से, क्वेश्चन वीके मेहता में भी है, और इसके अलावा भी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और इसके अलावा यदि तुम कुछ मान लो
चलो वीके मेहता फॉलो कर लो, बेस्ट बुक है, मैंने सारा इसमें से पढ़ा है। वीके मेहता के अलावा यदि तुम्हें कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट यूट्यूब पे डालो। मान लो जीना डायोड नहीं समझ में आ रहा तो जीना डायोड की पूरी वर्किंग एक्सप्लेनेशन पूरा यूट्यूब पे डालो। जो ऊपर ऊपर कोई एक दो वीडियो आए उनमें से सिलेक्ट करो, वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इस टाइप से वीके मेहता फॉलो कर लो, ट्रांजिस्टर अच्छा मिल जाएगा, जीना डायोड, डायोड क्लीपर क्लैम्पर अच्छे मिल जाएंगे, बाइसिंग अच्छा मिल जाएगा, ट्रांजिस्टर बाइसिंग, ठीक है। ओपैम नहीं मिलेगा, ओपैम के लिए तुम्हें गायकवाड़, अजय घटक या गायकवाड़ ये फॉलो कर सकते हो ओपैम के लिए। और तुम्हारा या ओपैम के लिए तुम यूट्यूब कोई प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब की कोई भी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, या ओपैम के लिए तुम बुक फॉलो कर लो। और ओपैम के अलावा तुम्हारा डिजिटल, डिजिटल के लिए आनंद कुमार फॉलो कर लो, अच्छी बुक है। क्योंकि मैंने डिजिटल की आनंद कुमार पढ़ी और इतने सारे क्वेश्चन है इसमें, आनंद कुमार में बहुत सारे क्वेश्चन है आनंद कुमार में, ठीक है। ये आनंद कुमार फॉलो कर सकते हो, ठीक है। डीयू में यही चलती है आनंद कुमार। और सॉलिड की बात करें तो पूरी एंड बब्बर, सॉलिड के लिए पूरी एंड बब्बर, ठीक है। सॉलिड के लिए पूरी बब्बर, और क्वेश्चंस के लिए वहाब, वहाब एक तुम्हें टेलीग्राम पे ये मिल जाएगी सारी बुक्स, ठीक है। टेलीग्राम पे तुम सर्च करोगे ना, टेलीग्राम पे सर्च किया करो, टेलीग्राम पे कंटेंट निकालने की कोशिश करो। पूरी बब्बर फॉर थ्योरी, वहाब फॉर प्रॉब्लम्स, वहाब से तुम प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। अब देखो सारी बुक्स बता दी मैंने, सब कुछ बता दिया, रेफरेंस बता दी। अब इसके अलावा देखो अब करना कैसे है, कैसे पढ़ोगे। अब ये है कि सबसे पहले तो पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक पे, कोई भी टॉपिक लेके मत बैठे रहना। जीना डायोड लेके बैठ गए तो बैठ गए, परटर्बेशन थ्योरी लेके बैठ गए तो पूरे दिन बैठे हुए। पीएचडी नहीं करनी है, बुक से नहीं समझ में आ रहा, वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे, वीडियो देखो, टॉपिक को क्लियर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हो, बट चीज़ें रैंडम है थोड़ी सी, देखो नो डाउट सेल्फ प्रिपरेशन करना थोड़ा सा रैंडम है, चीज़ें रैंडम है, बट एफर्ट देने पड़ेंगे। और जितना कोर्स में तुम्हें मेहनत, जितना मान लो एक तुम कोर्स लेके प्रिपेयर कर रहे हो और एक रैंडम कर रहे हो, तो डबल टाइम नो डाउट तुम्हारा लगेगा, ठीक है। मान लो कोर्स लेके तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली 5 से 6 घंटे दे दोगे तो भी इनफ है, ठीक। और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हें 10 से 12 घंटे डेली देने पड़े और फिर भी तुम्हारा सिलेबस कवर नहीं हो पाए, ठीक है। क्योंकि खुद सारी चीज़ें करनी है, नोट्स, और तुम्हारा कई बार ऐसा होगा, किसी किसी दिन तो ऐसा होगा कि पूरा दिन ही तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा, किस लिए कि तुम्हें जो टॉपिक पढ़ना था उस टॉपिक का अच्छा सोर्स नहीं मिला और तुमने सोर्स ढूंढने में ही वो दिन खराब कर दिया, तो वो यहाँ नहीं होगा इस चीज़ में। तो इस वजह से ये थोड़ा गाइडेंस का फर्क है, ठीक है। और गाइडेंस ही होती है, बाकी चीज़ें देखो सेम होती है, कोई वो डिफरेंस नहीं होता। कि ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही सारी चीज़ें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि कोचिंग का रोल सिर्फ गाइडेंस का होता है। अच्छा कंटेंट मिल जाए, गाइड कर दिया जाए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि नेट का जो सिलेबस, जैसे यूपीएससी का सिलेबस होता है, बहुत वाइड सिलेबस होता है, तो हर किसी को एक बार तो कोचिंग करनी पड़ती है गाइडेंस के लिए, उसके बाद में दोबारा कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गाइडेंस के लिए भी पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसे तो है नहीं 11th-12th के बेस पे पेपर है, कोई एनसीईआरटी ही पढ़नी है बस, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ये टॉपिक फॉलो करनी है, ऐसा तो है नहीं। अब कहाँ, क्योंकि वेराइटीज़ ऑफ बुक है, वेराइटीज़ ऑफ टॉपिक है, किस बुक में क्या लिखा गया है नहीं पता। तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पढ़ने किन टॉपिक को छोड़ना है, किन टॉपिक को पढ़ना है, किन पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे नहीं करना है, तो वो चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है और टॉपिक बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन सारे एक जगह मिल जाते हैं, उनका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो जो चीज़ें तुम्हारी 5 से 6 घंटे में हो रही है, वो जो तुम्हारी सेल्फ प्रिपरेशन में 10 से 12 घंटे लग रहे हैं, वो चीज़ें 5 से 6 घंटे में तुम्हारी हो जाती है। तो कोचिंग का रोल सिर्फ ये मान के चलो 20 से 30% ही होता है, बाकी जो रोल होता है 70 से 80% वो स्टूडेंट का ही रोल होता है, ठीक है। तो ऐसा भी मत मान के चलना कि कोचिंग का ही कंप्लीट रोल होता है, कोचिंग का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, सिर्फ गाइडेंस एक और चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से तुम्हें मिल जाती है, बाकी रोल तुम्हारा ही होगा, मेहनत तुम्हारी ही होगी कंप्लीट। जब तक तुम नहीं करना जाओगे तब तक नहीं होगा, ये तुमने ठान ली तुम्हें करना है, फिर तो बिना कोचिंग के भी कर लोगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेल्फ प्रिपरेशन। अब गेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो गेट के एग्जाम के लिए सबसे पहले
शॉर्ट नोट्स भी तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं कंप्लीट, ठीक है। नोट्स में तुम्हारे पास में कंप्लीट नोट्स होने चाहिए, जब भी तुम किसी टॉपिक को पढ़ो उस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास में, क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। अब नोट्स में तुम्हारा एक शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स में क्या होने चाहिए तुम्हारे इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में तुम कवर करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो सारी चीजें शॉर्ट नोट्स में तुम्हें कवर करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गेट के एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम को अप्रोच करना तुम्हें आना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको कंप्लीट सॉल्व करो, आधी अधूरी मत सॉल्व करो कि आगे हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्व करो, उसको लास्ट तक लेके जाओ। अब दिन में मान लो, देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल फिजिक्स में यही है कि मान लो तुम्हें एक दिन में 100 प्रॉब्लम करनी है, ठीक है। या तो तुम 100 प्रॉब्लम करो या तुम 25 प्रॉब्लम करो। एक असाइन मान लो तुम्हारे पास में एक असाइनमेंट है, ठीक है, एक टॉपिक है जिसपे 100 प्रॉब्लम है और एक 25 प्रॉब्लम है, तो मैं तो कहूँगा ज़्यादा प्रेफर तुम 25 प्रॉब्लम को करो। 100 प्रॉब्लम करने के बजाय तुम 25 प्रॉब्लम करो, लेकिन 25 प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि तुम, क्योंकि देखो 25 कॉन्सेप्ट नहीं होते एक टॉपिक के अंदर, और वो सारे प्रॉब्लम अलग अलग कॉन्सेप्ट के होंगे, ठीक, 25 प्रॉब्लम। तो यदि वो तुम खुद कर लेते हो सेल्फ, ठीक है, बिना सॉल्यूशन देखे अच्छे से एनालिसिस करके कर लेते हो, तो 25 क्वेश्चन भी इनफ है 100 क्वेश्चन से। 100 क्वेश्चन कर लिया और तुमने मान लो फालतू में तुमने वीडियोस देख के सॉल्यूशन देखे 100 क्वेश्चन कर लिए, तो उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जितने 25 क्वेश्चन सॉल्व करने का बेनिफिट है। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट करने खुद है, सेल्फ करना है, क्योंकि एक अप्रोच डेवलप होना फिजिक्स का, देखो फिजिक्स में मेन दिक्कत बच्चों को यही होती है कि अप्रोच डेवलप नहीं होती। अप्रोच डेवलप नहीं होती क्योंकि सारी चीज़ें, देखो क्या होता है, कुछ हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा नहीं रहा स्टार्टिंग से कि हमें अप्रोच करना सिखाया गया प्रॉब्लम को, हमें चीज़ें दे दी गई, हमने उनको याद कर लिया, बस ऐसे चीज़ें चली है, तो हमारी वो स्किल डेवलप नहीं हुई। तो वो स्किल को डेवलप करना है, प्रॉब्लम अप्रोचिंग जो स्किल है, प्रॉब्लम को अप्रोच करने की जो स्किल है उसको डेवलप करना है, और उसको डेवलप करने में अभी तक नहीं डेवलप्ड है तो टाइम लगेगा। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11-12 के बाद में कोटा चले जाते हैं और IIT जी इनकी प्रिपरेशन करते हैं, हो नहीं पाता, लेकिन इनकी प्रिपरेशन कर ही होती है, तो इनकी एक वो जो अप्रोच है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी है, तो उन्हें बार बार वो अप्रोच डेवलप करने की जरूरत नहीं है, बार बार वो स्किल एक्वायर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो उनको इतनी ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, तो सेल्फ भी हो जाता है इजीली। लेकिन जिन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं की होती, तो एक प्रॉब्लम, एक अप्रोच जो स्किल है उसको डेवलप करना जरूरी है, और इसके बिना इस एग्जाम को क्वालिफाई, फिजिक्स के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। एक बार यदि ये अप्रोच डेवलप हो गई, एक बार 6 महीने तुमने मेहनत कर ली, फिर उसके बाद में ये मेरी गारंटी है कि फिजिक्स में कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, वो क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब देखो, क्योंकि नेट गेट का जो सिलेबस है ना फिजिक्स का, नेट का या अपने गेट का बात करें, इनका जो फिजिक्स का सिलेबस है ना वो सबसे मतलब वाइड सिलेबस और पूरी फिजिक्स को कवर कर देता है। इसके ऊपर फिजिक्स नहीं है, इसके ऊपर कोई एग्जाम नहीं है तुम्हारा फिजिक्स में, ये वन ऑफ द हाईएस्ट एग्जाम है, ठीक है। इसके ऊपर कोई लेवल का एग्जाम नहीं है, ठीक है, इससे टफ कोई एग्जाम नहीं है, ये मान सकते हैं। यूपीएससी का भी जो सिलेबस है वो नेट गेट से कम ही है, उससे ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो इससे टफ एग्जाम नहीं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि एक बार 6 महीने तुमने अच्छे से दे दिए इसको, 6 मंथ, तो प्रिपरेशन 6 मंथ, देखो एक बार 6 महीने दे दिए, उसके बाद में डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि कोई तुम्हारी कोई भी एग्जाम हो फिजिक्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी फिजिक्स, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, बार का एग्जाम हो चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी थी गेट के लिए, गेट 2024 फिजिक्स के लिए। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, फील फ्री टू आस्क, और कांटेक्ट कर सकते हो 9560182735, इस पे कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सअप मैसेज डाल देना, ठीक है। और इसके अलावा कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, बाकी वो यदि फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो कोर्स की तरफ भी जा सकते हो, डेमो लेक्चर सब कुछ ऐप में अवेलेबल है। सेल्फ करना चाहते हो तो सेल्फ भी कर सकते हो। एक बार प्रिपरेशन की हुई है पहले, ठीक है, और उसके बाद में कोई सेंस नहीं है कि दोबारा से कोचिंग लेने का, दोबारा से पैसे वेस्ट करने का, वो नहीं करना है। एक बार अच्छे से यदि कोचिंग की हुई है तो वही रिवाइज करो, वही नोट्स देखो। नहीं हो रहा, मान लो 2 बार एग्जाम दे दिया नेट का, गेट का, नहीं हो रहा, होपलेस हो रहे हैं, तो प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस में, या देखो यदि तुमने एक बार सिलेबस कवर किया, सबसे असेंशियल जो रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की, सिलेबस कवर होना जरूरी है। यदि तुम्हारा सिलेबस कवर है, हर एक टॉपिक को समझ के तुमने पढ़ा हुआ है, तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी की हुई है, फिर टेस्ट सीरीज में कमी है कि टेस्ट नहीं लगा रहे, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको सुधारो। यदि वो भी अच्छा है, फिर तुम्हारा दिन अच्छा नहीं था, कोई नहीं, अगली बार दिन अच्छा हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, तो डेफिनेटली तुम्हारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। इंटरेस्ट रहना ज़रूरी है, बिना इंटरेस्ट के सारी चीज़ें नहीं हो सकती। एक दिन हम एक्साइट हो जाते हैं, मेरी वीडियो देख के आई थिंक काफ़ी एक्साइट भी हुए होंगे। देखो जिन्हें कुछ करना होता है ना, वो डेफिनेटली एक्साइटमेंट आ जाती है। मैं भी किसी एग्ज़ाम की मान लो प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरे को भी कोई इस टाइप से एनालिसिस करके बता दे, तो डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट आ जाती है। कि एक्साइटमेंट देखो किसी चीज़ को लेके तभी आती है जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं और उस चीज़ को हम करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक एक्साइटमेंट आ जाती है कि ये हमारा टारगेट है, ये चैलेंज है, इसको कवर करना है। तो चैलेंज के साथ में एक्साइटमेंट जरूर आती है, हर किसी के साथ में आती है, और तुम्हें भी इस वीडियो को देख के जरूर आई होगी, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो एक्साइटमेंट आती है, तो उस एक्साइटमेंट के रहते अपने बहुत, जो हमारी सोच हो जाती है ना, वो एक एक लाइन में चली जाती है। अब तुम्हारी सोच एक ही डायरेक्शन में चल रही है कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब कैसे करना है वो आज तो तुम्हें पता है, बट 2 दिन के बाद में तुम भूल जाओगे कि अपने को क्या करना है। 2 दिन के बाद में वापस उसी लाइफ में आ जाओगे जो इस वीडियो देखने से तुम पहले थे। सेम उसी लाइफ में, उसी उसी फेज में तुम दोबारा आ जाओगे। बट उस चीज़ को ट्रिगर्ड करते रहना पड़ेगा। ट्रिगर्ड करते रहने के लिए इस टाइप की तुम्हें वीडियोस देखते रहना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम यही वीडियो तुम देख लेना, ठीक है। तो दिमाग में देखो, कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, कोई भी टारगेट लेके चल रहे हैं, तो दिमाग में माहौल बनना जरूरी है माइंड में। जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक चीज़ें नहीं होगी। तो माइंड में माहौल बनते रहना जरूरी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं चीज़ें, ठीक है। कोई टारगेट होता है ना, अपने भूल जाते हैं। जब तक वो टारगेट दिमाग में याद रहता है ना, तब तक अपने उस काम में लगे रहते हैं। जिस दिन वो भूल गए, अपने दिमाग से निकल गया, फिर हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी शैलो होती जाती है। और उसको हमने दोबारा ट्रिगर करने के लिए उससे उससे रिलेटेड फिर हमें दोबारा इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है, ठीक है। तुम मान लो गेट का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, नेट का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है भाई हाँ कि प्रिपरेशन अच्छी नहीं जा रही, ठीक है, शैलो हो गया, दिन में 1 घंटा पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, ऐसा चल रहा है, तो फिर इन्फॉर्मेशन दोबारा से गैदर करो उससे रिलेटेड, ठीक है। उससे रिलेटेड इंटरव्यूज़ देखो बच्चों के जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया और कहीं अच्छी जगह है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड किसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वीडियो देखो कि कैसे क्या करना है। ये वीडियो इसी वजह से होती है ताकि जो तुम्हारी प्रिपरेशन है वो सही रास्ते पे चल सके। और ऐसा कोई ऐसे नहीं है कि इस वीडियो को देख के तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इस वीडियो को देख के तुम एक सही ट्रैक पे चले जाओगे कि अभी तुम्हें याद नहीं था, जैसे वीडियो देखी हाँ तुम्हें याद आ गया भाई मुझे ये करना है, तो हम इस ट्रैक पे चलने लग जाएंगे, ठीक है। तो टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन लेते रहना पड़ेगा, तभी इस ट्रैक पे तुम चल पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से ज़रूरी है। तो 6 महीने की मेहनत है, अच्छे से मेहनत करो, डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। एक बार नहीं होगा, इस टाइम नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम होगा, डेफिनेटली होगा। टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं। यदि अच्छी मेहनत रहेगी, अच्छे कर्म रहेंगे, अच्छी मेहनत रहेगी, अच्छी किस्मत रहेगी। किस्मत भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो मानता हूँ किस्मत को, ठीक है, होती है किस्मत। कई बार लक साथ नहीं होता, मेहनत अच्छी होती है फिर भी नहीं हो पाता। तो डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें बाद में हो रहा है, तो किसी रीज़न की वजह से, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, तो किसी रीज़न की वजह से ऐसी चीज़ें होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ते रहो। बाकी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वेबसाइट विजिट कर लो, ठीक। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ा नहीं है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एप्टीट्यूड तड़का एक चैनल है, ठीक है। या हमारा जनरल एप्टीट्यूड का अलग कोर्स भी है, सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का, वो भी देख सकते हो। जितने फिजिक्स की हुई है तो जनरल एप्टीट्यूड कर सकते हो। बाकी फिजिक्स का भी कंप्लीट बैच है, अल्फ़ा बैच, वो भी देख सकते हो, ठीक है, यदि ज्वाइन करना चाहते हो।
हाँ, सारे पॉइंट कवर कर दिए, कोई भी पॉइंट नहीं रहा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, ठीक है। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।